हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आई होप आप लोगों ने मॉर्निंग सेशन देखा होगा जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स से डिस्कस किया था। ओके, लगभग 2.5 घंटे हम लोगों ने वो क्लास की थी और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज की यानी 26 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। कल जितनी न्यूज़ रही थी उन पर बेस्ड एमसीक्यूज भी करेंगे कवर। ओके, फिर बढ़ेंगे आज की न्यूज़ की तरफ। ओवरऑल ये है कि आज आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्या कह रहा है कि अरे यार ये तो शेड्यूल ही फॉलो नहीं करते हैं। अबे बुद्धू मिश्रा ऐसी बात करेगा? उल्लू वाली बात करता है बेटा। आज सुबह 2.5 घंटे क्लास ली है और ये दो क्लास पैरेलल ले लेता। ऐसी बात करता है यार, मतलब ऐसी बेवकूफों वाली बातें मत किया करे कर। कुछ भी बोल देते हो, ऐसा मत बोला करो, ठीक है? हम भी तुम्हारे भाई हैं। द फ्यूचर डिपेंड ऑन वॉट यू डू टूडे। ओके, मोटिवेशनल कोट का मतलब यहाँ पर ये कि जो भी आज इन्वेस्टमेंट आप करोगे कल उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे बोलते नहीं है कि आज जो बोओगे कल खाओगे। मेरे भाई, अच्छा बोओगे तो अच्छा खाओगे, अगर अच्छा नहीं समय पर बोओगे तो फिर समय लगेगा मेरे भाई अच्छा होने में। ठीक है, तो समय लगता है चीजों के अच्छा होने में। कोशिश बस आपको ये करनी है कि अपनी तरफ से बेहतर करना है आज हर चीज में। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो उसमें कोशिश करिए अपना 100% देने की। ज्यादा कुछ नहीं करना लाइफ में, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस आपको कुछ प्रिंसिपल्स रखने हैं कि हाँ जी मैं जो आज सोच रहा हूं वो मुझे कर देना है। पहली चीज, सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखना। दूसरी चीज ये है कि हाँ जो मैं कर रहा हूं, सोचने के बाद जो मैं कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट में कर रहा हूं, उसमें मैं अपना 100% दूं। जब मैं अपना 100% दूंगा तो यार परिणाम निश्चित आएगा। अगर 100% नहीं है तो उन कमियों पे काम करना है। और कुछ नहीं है कि आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। आप एटलीस्ट इतना ही कर लो, इतना कर लोगे तो वो भी बहुत है मेरे भाई। ओके, बाकी ऊपर वाले का नाम लो, राधे राधे करो, जय श्री राधे करते रहो। ठीक है, चलो। बाकी ये है कि कल से हम लोगों का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है, सारथी बैच। तो ऐसे मेरे भाई बंधु जिन्होंने अभी तक हमारा वॉरियर प्रो बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो कोशिश करिए आप एडमिशन ले लें। रीजन मेरे भाई एडमिशन लेने का, 2025 का जो आपका टारगेट है कि मेरे को एनी हाउ बैंक एग्जाम क्रैक करना है, तो बहुत जरूरी है उसके लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को अभी से प्रिपेयर करके चलना। या जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं जो आपका अप्रैल में देखने को मिलेगा, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। हम लोग अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर सकते हैं 3 महीने में, पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर शेड्यूल आगे भी जा रहा होगा तो भी हम लोग टाइम से कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश करिए मेरे भाई, आप सारथी, करंट अफेयर्स स्पेशल, मेंस स्पेशल बैच, चक्रव्यूह बैच, काफी बैचेस में, टोटल 5 बैचेस का एक कॉम्बो है। Y168 कोड यूज कर लेना, 1420 का 1420 का पड़ेगा। बीबीएस पे डबल वैलिडिटी चल रही है। ओके, चलो। पहला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगा। टोंगा के न्यू प्रधानमंत्री कौन बने हैं? टोंगा के न्यू प्रधानमंत्री कौन बने हैं मेरे भाई? बताइए मित्रों, टोंगा के न्यू प्रधानमंत्री। ओके, हाँ जी, कल सर आने वाले, नए सर आने वाले। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो पता चल गई है, आप बहुत उस्ताद हो, सब पता कर लेते हो। ठीक है, यहाँ आंसर बनता है मेरे भाई ए साके वालू ए के। ओके, ए साके वालू ए के। ओके, नेक्स्ट। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। जो कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसकी अभी आधारशिला रखी गई है। ओके, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। अभी आधारशिला कहां पर रखी उन्होंने? कहां पर मेरे भाई आधारशिला रखी है, ये बताइए। कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ओके, तो ये रखी गई है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 4, खजुराहो में। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से इसकी आधारशिला रखी गई है। क्लियर है? डन। सर टाइमिंग चेंज कर दो 11 AM पर। नहीं बेटा, ये तो आज के लिए सिर्फ टाइमिंग है, अदरवाइज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन हमारा होता है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द बायो बिटुमन मटेरियल। बताइए मित्रों, इसका आंसर करिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया मेरे भाई, आराम से तसल्ली से इसका आंसर करिएगा, समझ के पढ़िएगा। शिवानी डोंट वरी बेटा, आज से शो हो जाएगा। मैं एक बार सर को बोल देता हूं, आप याद दिला दी तो, नहीं तो मैं कहीं भूल ना जाऊं। आराम से तसल्ली से पढ़िए इसको, गलत सर जो जिन बच्चों के पास पहले से वॉरियर प्रो है, शायद उनको ये न्यू बैच जो कल से शुरू हो रहा है वो शो नहीं हो रहा, और ये चक्रव्यूह वाला एक बार चेक करा लीजिए आप इसे प्लीज। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, आप दे रहे हैं 134 134 134। वैसे ट्विस्ट क्या है पता है, मैंने यहां पर पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ओके, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप कह रहे हो पहला इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला है मेरे भाई, जल्दबाजी में बस भीड़ में आप भी कूद के, अरे भाई 134 134 134, एक कह रहा है 234। ठीक है, बहुत बढ़िया, 123 इज इनकरेक्ट, 123 इज इनकरेक्ट। वेल डन मेरे भाई, ये बंदा अपना बढ़िया भाई। जरा देखिए, ये नितिन गडकरी साहब जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बायोबिटमन मटेरियल, करेक्ट है। लेकिन ये कोऑपरेशन मिनिस्टर थोड़ी है भैया जी, ये रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है। क्या है भाई, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर। तो ऐसे में दिस इज इनकरेक्ट। ओके, ये अपना कट गया मेरे भाई। ओके, 2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन दी नागपुर मंसार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। नागपुर मंसार तो है लेकिन 2 किलोमीटर का था, 1 किलोमीटर का था, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, रोड इज कंस्ट्रक्टेड बाय दी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लखनऊ बेस्ड प्रज इंडस्ट्री। ये लखनऊ बेस्ड था कि नागपुर बेस्ड था? लखनऊ बेस्ड तो नहीं था मेरे भाई, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो यहां पर सवाल मैंने पूछा कि, और ये बोझा रोड किससे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो क्रॉप रेजिड्यू से बना है। क्रॉप रेजिड्यू मेरे भाई, जो फसल के अवशेष होते हैं उससे बना है। तो यहां पर सिर्फ एक ही तो करेक्ट है, चौथा वाला। अपना आंसर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 ए आंसर बनेगा। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो है? फोकस भाई फोकस, 15 न्यूज पढ़ने का फायदा नहीं है। मैं क्या रियलाइज कराना चाह रहा हूं वो सुनो। 15 न्यूज पढ़ने का फायदा नहीं है अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं है। आप कहते हो ना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतने टैलेंटेड होने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। उसका रीजन क्या है? जब हम मेरे दोस्त इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तब कहीं ना कहीं हम फोकस्ड है कि नहीं है। अभी तो सिर्फ कल पढ़ा है और आज भूल गए हो। अगर सोचो मेरे भाई 6 महीने का करंट अफेयर्स देकर पढ़कर पेपर में बैठोगे तब कितना कंफ्यूजन होगा, और वहां 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस से सेट हो गए, फिर क्या होगा? क्या होगा भाई, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रियलाइजेशन करो इस चीज का। ये एक छोटा सा ट्विस्ट किया मैंने, इनकरेक्ट डाला और वहां पर फेल हो गए, छोटा सा जल्दबाजी में। किस बात की जल्दबाजी है भाई, मैं भाग रहा हूं तुम भाग रहे हो, समय भाग रहा है क्या? अरे सही चल तो नहीं, चीजें बराबर चल रही हैं। इनकरेक्ट नहीं देखा था सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक नंबर तो गया है। अगले सवाल पे आ जाओ चलो। हु विल हेड अनलॉफुल एक्टिविटी ट्रिब्यूनल टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन। तो यूएलएफए है, अब ये एक अवैध संघ घोषित करने की स्थिति की समीक्षा के लिए एक अभी ट्रिब्यूनल बनाया। उस ट्रिब्यूनल के हेड कौन है? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं बेटा। लक्ष्मण 3 दिन जुड़ना है तेरे को, 26 27 28, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, और फिर देख सोमवार से मेरे भाई तू डेली जुड़ने लगेगा। ओके, सिर्फ 3 दिन जुड़ना है, 3 दिन जुड़ो, तसल्ली से सुन, हाथ बांध के बैठ जा, तसल्ली से सुन क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। ओके, बहुत बढ़िया। यहां पर राइट आंसर है जस्टिस माइकल जोथन खूसा। ओके, कुमा कुमा, ये तो बहुत सिंपल है यार। ठीक है, नेक्स्ट 69th अति विशिष्ट सेवा अवार्ड 2024 101 एम्प्लॉय को दिया गया था, ऑफिसर्स को दिया गया था उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन रेलवे में। किसके द्वारा दिया गया था? अश्विनी वैष्णव साहब के द्वारा दिया गया था। इट इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट प्लीज फोकस, फोकस मेरे भाई फोकस। ओके, इंडिया की प्रोग्रेस की बात हो रही है। मलेरिया
को लेकर WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 आई है, उस कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है मेरे भाई, कौन सा करेक्ट है? देखिए डी के साथ जा रहे हैं, डी यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इंडिया हैज रिड्यूस मलेरिया केसेस फ्रॉम 6.4 मिलियन इन 2017 टू अराउंड 2 मिलियन इन केसेस इन 2023। ओके, डी के साथ जा रहे हो, कंफर्म, कंफर्म डी के साथ जा रहे हो? हाँ जी सर। सर अभी मैं सेशन में था, मैं कॉल करूं आपको बस अभी? ओके 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 ओके, श्योर सर, ओके भाई। डी कंफर्म, फोकस हो जा, फोकस फोकस, फिर दोबारा फोकस, कल के नोट्स खगा लो जरा, देखो जरा कहां गड़बड़ कर रहे हो। सी ओनली वन है करेक्ट, ओनली वन करेक्ट है। शब्दों को शब्दों से मिला लो भाई। इंडिया ने मलेरिया केसेस में कमी देखी है, चलो ठीक है, 6.4 मिलियन जो केसेस है, ठीक है, 2017 में थे, अब ये 2 मिलियन पे आ गए। यहां पर 2023 में 69% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। भैया जी बिल्कुल करेक्ट है पहली वाली। दूसरे वाले में लिखा है कि जो मलेरिया डेथ है सेम पीरियड में वो 11,100 से 3,500 आ गई है, 58% की कमी देखने को मिली है। ये 58% है, ये 58% है, 68% है भाई। तीसरा, ये ऑफिशियली मेरे भाई हाई इंपैक्ट से हाई बर्डन में आ गए। मैंने ट्विस्ट बना दिया, या थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। मैंने क्या किया, इसको यहां से उठा के यहां रख दिया। ये हाई बर्डन से हाई इंपैक्ट में आए हैं, और मैंने लिख दिया ये हाई इंपैक्ट से हाई बर्डन में आए हैं। हाई इंपैक्ट से हाई बर्डन में नहीं गए मेरे भाई, हाई बर्डन से हाई इंपैक्ट में आ गए। ठीक है, यहां पर ड्यू टू दी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, HBHI इनिशिएटिव प्राइमरली टारगेट कर रहा है हेवीली इंपैक्टेड मलेरिया इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका था मेरे भाई, अफ्रीका था ना, या पार्ट ऑफ एशिया था, तो ये भी इनकरेक्ट है यहां पर। तो सिर्फ ओनली वन बनेगा, डी 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 डी। किस वजह से डी भाई, किस वजह से डी? मैं फिर बोल रहा हूं, 15 करंट अफेयर्स, 20 करंट अफेयर्स पढ़ के तुम अपने दिल को संतुष्टि दे लोगे, हाँ मैंने कर लिया। पेपर में जब बैठते नंबर क्यों नहीं आते हैं? बढ़िया सर 25 अटेम्प्ट करके आए, लेकिन अपने तो 10 नंबर आए हैं। क्यों? क्योंकि फोकस होके क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं। करंट अफेयर्स पढ़ के गए हो, लेकिन क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं मेरे भाई, फ्लो में गलत कर दिए। अगला सवाल देखिएगा जरा। इंडिया का जो स्पाडेक्स मिशन है 30 दिसंबर को लॉन्च होगा डॉकिंग के लिए, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग स्पेस क्राफ्ट के लिए स्पेस में। उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट मेरे भाई, करेक्ट। सर और मत धूत तीखो, हमारे बहुत बुरा लगता है। नहीं, मैं तो चाहता हूं बुरा लगे, यहां दिल को लग जाए मेरे भाई, और तुम सीरियस हो जाओ, मैं तो ये चाहता हूं। सर मैं इतने दिन से प्रिपरेशन कर रही थी कि कल पता चला कि एलिजिबल दिन। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, कोई और रास्ता खुलेगा। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन भी नहीं है कोई ऑप्शन ऐसा, तो ऑप्शन अरे यार, वैसे यहां पर ये था कि स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च हो रहा है 30 दिसंबर को, वो वाली लाइन लिखी हुई है। ठीक है, वो वाली लाइन लिखी हुई है, PSL भी लॉन्च करेगा, वो वाली लाइन लिखी है। ठीक है, वो करेक्ट है, ऊपर वाली लाइन करेक्ट है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें बता दी ऊपर वाली लाइन करेक्ट है, उसके बाद का आ जाओ। दूसरा करेक्ट है, स्पाडेक्स की फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा लिखा है इसरो का जो स्पाडेक्स मिशन है, इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट है, एक है चेजर और दूसरा है टारगेट। एक का नाम है SDX-01, दूसरे का नाम है SDX-02, और दोनों का वेट 220 केजी 220 केजी है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, ये वाले को मैं मेरे दोस्त चेंज कर दूंगा। ठीक है,
इंडिया इज एमिंग टू बिकम फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अगर ये भारत परीक्षण कर लेता तो भारत चौथा देश बन जाएगा, यूएस, रशिया और चाइना के बाद। तो अपना आंसर बनेगा ए मतलब पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट और चौथा भी करेक्ट मेरे भाई। ओके डन। ये देखो हिंदी वाला पढ़ लो, हिंदी से क्लियर हो जाएगा। स्पाडेक्स मिशन को पीएसएलवी C60 के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। स्पाडेक्स का पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो के स्पाडेक्स मिशन में 2 अंतरिक्ष यान होंगे, एक चेजर और दूसरा टारगेट। ओके दोनों का वजन 220 किलोग्राम 220 किलोग्राम है। ओके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद, रूस, यूएसए और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक विकसित करने वाला चौथा देश बनने का प्रयास कर रहा है। तो यहां पर सारे करेक्ट है मेरे भाई, ऑल करेक्ट। ओके नेक्स्ट, which organization invested $75 million in sustainability linked bond issued by NDR Invit? Okay, NDR Invit के द्वारा लॉन्च किया गया सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड जो बॉन्ड है, इसमें मेरे दोस्त 630 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, $75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ये IFC विच इज अ पार्ट ऑफ विश्व बैंक। ये गलत लिखा आंसर, यहां पर आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ओके IFC ने इन्वेस्टमेंट किया है। किसने बेटा? IFC ने। ओके नेक्स्ट, वो रेगुलेटरी मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम कौन सी रेगुलेटरी बॉडी देखती है बेटा? निम्न में से कौन सी संस्था देखती है? बेटा उसमें तो नया वाला अटेंड कर लो अब आप। देसी भाई कह रहे हैं कि पहली बार लाइव देख रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, सुबह जुड़ा करो टाइम से, ठीक है, लाइव देखा करो। यहां पर आंसर है PFRDA, अटल पेंशन योजना। ओके NPS, ठीक है। ये सब कौन देख रहा है? NPS वात्सल्य, ये सब कौन देख रहा है मेरे भाई? ये PFRDA देख रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, 2024-25 के लिए HDFC सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट रही है द बिग रिव्यू 2024। उसमें 24-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट कितना किया गया है? जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट कितना किया गया है बताइए मित्रों। जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है कि भाई इतने प्रतिशत रहेगी, उतने प्रतिशत रहेगी, कितने प्रतिशत जीडीपी देखने को मिलेगी? सर सारथी कब स्टार्ट होगा? बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। अरे मेरे भाई कल से शुरू हो रहा है, कल से। ओके 6.4%। ओके 6.4%। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। ओके व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ओके ये तो सिंपल है यार, ठीक है, 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल फार्मर्स डे ये ऑब्जर्व किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं? नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं मेरे भाई, बताइए किनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं? तो यहां पर आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, चौधरी चरण सिंह जी। ओके चौधरी चरण सिंह जी, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, which Indian naval ship made its first port call to London as a part of its first operational deployment? तो अपनी पहली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के एक भाग के रूप में कौन सा शिप है जो लंदन गया था पोर्ट कॉल पर मेरे भाई? सिंपल है यार, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इसको कमीशन किया गया है। ओके बहुत बढ़िया, यहां पर आंसर है आईएनएस तुशील। ओके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अनाहत सिंह ने किनको हराकर वेस्टर्न इंडिया स्लैम 2024 वीमेन सिंगल टाइटल अपने नाम किया था? अनाहत सिंह ने किनको हराया था? अनाहत सिंह, क्रॉस चेक कर लेना अमन, क्लास टू क्लास पीडीएफ टू पीडीएफ चेक कर लेना। ओके ये आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, आकांक्षा सालुंखे। ओके विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेज रण उत्सव फेस्टिवल एनुअली? अब देखो अभी काफी न्यूज में रहे हैं फेस्टिवल, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में रहा, ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में रहा था, चापचर कूट फेस्टिवल मिजोरम में रहा था, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। वैसे ही यहाँ पर रण उत्सव, ठीक है, रण उत्सव ये कहां पर रहता है? ये गुजरात में। ओके रण उत्सव, एक हॉर्नबिल, पक्के पागा,
हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में रहा था, आज हम लोगों ने सुबह रिवाइज भी किया था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज ना, तमाम न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई है। एक बुक है साहब की, और साहब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी बुक एग्जाम का पार्ट बनती है। ओके, तो सलमान रुश्दी साहब की किताब, इसका नाम है द सैटनिक वर्सेस। ओके, द सैटनिक वर्सेस। कोशिश करा बुक एंड ऑथर, वैसे तो मेरे को सबसे बकवास ये वाला हेड लगता है क्योंकि यहां से कितना भी पढ़ लो एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि बुक देखने को मिल जाए मेरे भाई। ओके, देखने को मिलती तो वो भी उठपटांग देखने को मिलती है, बट ठीक है, लकीली अगर मिल जाए तो बढ़िया है मेरे भाई। तो इनका नोवेल है, ठीक है, इनकी बुक है द सैटनिक वर्सेस। ये आज की न्यूज है, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर तक में ये न्यूज आई थी मेरे भाई। ओके, तो याद रखना बुक एंड ऑथर में, बुक किसकी, ऑथर कौन है इसके। ये न्यूज है यहां पर, जो ये माया सेंडू है, ये सेकंड टर्म के लिए मालडोवा की प्रेसिडेंट बन गई हैं। ओके, मालडोवा की प्रेसिडेंट बन गई हैं। ठीक है, तो माया संधू ये प्रेसिडेंट बनी है रिपब्लिक ऑफ मालडोवा की सेकंड टर्म। इससे पहले 2020 में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीती थी, उसके बाद ये फिर से नवंबर में इस साल री इलेक्ट हुई थी। ओके, मालडोवा प्रेसिडेंट माया संधू। ओके, अरुनीश चावला जी न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं एक जगह पेपर पर नोट डाउन कर लो। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कौन है, ओके, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे। होम सेक्रेटरी कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, उसी प्रकार रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, कैबिनेट अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है, सब पता होने चाहिए। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी नए बन गए अरुनीश चावला। ओके, गवर्नमेंट ने अरुनीश चावला को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया, इन्होंने संजय मल्होत्रा जी का स्थान लिया है। संजय मल्होत्रा जी अब आरबीआई के गवर्नर हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक गद्दी छूटी तो मेरे भाई कोई तो बैठेगा। तो अब अरुनीश चावला जी यहां पर रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा जी, वो आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। चावला जी की बात करते, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इनकी इकोनॉमिक्स में फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, ये फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे अभी तक। इससे पहले एग्जामिनर ये पूछ लेता, अक्सर ये नया इन्होंने तरीका निकाला, 2 साल से तो पूछ रहा है कि अभी व्यक्ति को कुछ पद दिया गया, इससे पहले किस पद पे काम कर रहे थे, इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे रेवेन्यू सेक्रेटरी बनने से पहले। चावला जी एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे जीएसटी काउंसिल में, और इनका जो टेन्योर रहेगा ये जुलाई 2028 तक रहने वाला है। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नमित जोशी जी को फार्म एक्सिल के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा नहीं कितनी रिलेवेंट होगी। जब मैंने संस्था के बारे में पढ़ा तब समझ में आया कि यार अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा है ये वाला। असल में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं फार्म एक्सिल, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं नमित जोशी। नमित जोशी साहब सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल में डायरेक्टर हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी रिसेंट में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के जो हेड बने थे, ये नहीं पूछा सीआईआई के हेड कौन बने, ये पूछा कि जो सीआईआई के हेड बने वो किस कंपनी के हेड है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, समझ रहे? तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाइस चेयरमैन के तौर पर अभी तक काम कर रहे थे, अब ये चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये वाली लाइन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। यहां पर लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोविजन है उसके तहत इस संस्था का निर्माण किया गया है, इस काउंसिल का निर्माण किया गया है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो हो सकता है कभी एग्जामिनर पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में, या फिर इसका ईयर कौन सा है स्थापना का, तो 2004 ये याद रखना है। इसके अलावा यहां पर ये जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसके प्रमोशन का काम देखता है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपॉइंटमेंट हमारे लिए बैक टू बैक अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। चलो वो तो इंटरनेशनल हो गया अपॉइंटमेंट, ये वाला मालडोवा वाला, लेकिन ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी वाला है और ये जो फार्मास्यूटिकल वाला है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, डन। चलो, एक आज के न्यूज़पेपर में आया था, जम्मू कश्मीर बैंक का अपॉइंटमेंट हुआ। जम्मू कश्मीर बैंक में एमडी एंड सीईओ बनाए गए नई, इनका नाम है अमिताभ चटर्जी। ओके, अमिताभ चटर्जी। तो जम्मू कश्मीर बैंक ने अनाउंस किया है अमिताभ चटर्जी का अपॉइंटमेंट। करंटली ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी एमडी हैं।
डेप्यूटी एमडी। जब न्यूज पढ़ा करो तो इन लाइन को याद रखा करो कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओके, एंड अब ये सीईओ बन गए, एमडी बन गए हैं अमिताभ चटर्जी जम्मू कश्मीर बैंक के। ये बलदेव प्रकाश का स्थान ले रहे हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? बलदेव प्रकाश को। और मेरे दोस्त इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का, 3 इयर्स का इनका टेन्योर रहने वाला है। क्लियर है गाइस? ऑल डन? सिंपल सिंपल न्यूज है, सिंपल सिंपल न्यूज है। एक ये अपॉइंटमेंट होगी अपने लिए बैंक रिलेटेड अपॉइंटमेंट, तो बैंक के एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक अपने जो इंडियन पीस कीपर हैं उनको सम्मानित किया है। ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल झा जी को। ओके, ब्रिगेडियर जनरल झा जी। तो यूएन पीस कीपर हर एक देश से फोर्सेस भेजी जाती हैं, फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो ऑपरेशन होते हैं अलग अलग देशों में, वहां पर इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ही वॉज सर्विंग डेप्यूटी फोर्स कमांडर ऑफ यूएनडीओएफ फ्रॉम अप्रैल 2023 और रिसेंटली ये एक्टिंग फोर्स कमांडर बने थे यूएनडीओएफ में इन कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग द असद गवर्नमेंट। अभी सीरिया में मेरे दोस्त चली गई थी, तो यूएनडीओएफ के ये एक्टिंग फोर्स कमांडर भी बनाए गए थे। ओके, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने अभी ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा उनको ट्रिब्यूट पे किया है, और ये यूनाइटेड नेशन यूएनडीओएफ में मेरे दोस्त अभी कार्यरत थे। इतना से याद रख लो, यूएनडीओएफ में ये सीरिया में कार्यरत थे गोलन हाइट्स पर, और अब ये हमारे बीच में नहीं है। इनको यहां पर ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, इनके काम को अप्रिशिएट किया गया है। देखो ये आगे पीछे हो गई है, ये वाला पैराग्राफ पहले आएगा। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटरस हैं, ये लाइन एक याद रखना। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स का नाम याद रख लेना। ठीक है, ये इसी को हेड कर रहे थे, एक्टिंग फोर्स कमांडर थे इसके, और ये यूएनडीओएफ में डेप्यूटी फोर्स कमांडर के तौर पर भी कार्य किए हैं। अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पर, अमिताभ झा, अमिताभ झा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट यूजी माइनर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांट मतलब यूनिट की बात हो रही है मेरे भाई। ओके, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जब इस पैराग्राफ को मैंने पढ़ा और ये वाली लाइन आई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दिमाग ऑटोमेटिकली दौड़ गया कि हाँ जी भैया जी, इसको तो स्किप करना ही नहीं है। ओके, यहां पर इसने नेशनल क्वांटम मिशन के साथ एक समझौता किया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बढ़िया कनेक्शन हो गया। कोलैबोरेशन कितना शानदार हुआ, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। इन्होंने देश का पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम लॉन्च किया क्वांटम टेक्नोलॉजी में। अब कौन? 2 मिल गए हैं, और दोनों के मिलने से क्या काम होने वाला है वो ध्यान देना है। तो मिलन हुआ है एआईसीटीई का और एनक्यूएम का, डीएसटी का, और इस मिलन का पर्पस क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी में पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम लॉन्च करना। ओके, इसमें इंडिया के लिए यहां पर वर्क फोर्स प्रिपेयर करना इसका उद्देश्य रखा गया है। बात समझ में आ रही बेटा? डन? क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो एक भाई प्रोजेक्शन है, अभी एचडीएफसी कर रहा है, कभी एडीबी करेगा, कभी वर्ल्ड बैंक करेगा, कभी आईएमएफ करेगा, सब अलग अलग प्रोजेक्शन कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर। अब यहां पर एक प्रोजेक्शन और आ गया है, और ये प्रोजेक्शन मेरे दोस्त ईवाई की तरफ से, ईवाई की तरफ से क्या प्रोजेक्शन आया है? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये कहते हैं 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 6.5% रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देख लेते कितनी मेरे भाई। तो ईवाई की रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं करंट और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 6.5%। अब इसका रीजन क्या है? एक रीजन है कि जो भारत की अभी सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट रही थी वो 7 क्वार्टर की लो रही है। आपने देखा होगा आरबीआई ने भी अपना अनुमान जो है वो घटा दिया। आरबीआई जब 7.2% अनुमानित कर रहा था, वही वो अब 6.6% अनुमानित कर रहा है। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि अब जब आरबीआई अपना प्रोजेक्शन कम कर रहा है तो निश्चित तौर पर मेरे भाई और तो करेंगे ही करेंगे। रीजन है क्योंकि जो एनएसओ ने डेटा जारी किया, जो हमारे देश की जीडीपी की गणना करता है एनएसओ, उसने जो डेटा जारी किया है सेकंड क्वार्टर का वो 5.4% रहा था। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7 क्वार्टर लो रही थी, 5.4% रही थी जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल। ओके, और जो प्रीसीडिंग क्वार्टर रहा था उससे पिछला क्वार्टर, उसमें 6.7% रही थी। तो मेरे भाई क्वार्टर से क्वार्टर भी कंपैरिजन करें तो यहां पर घटती हुई दिखी है। तो ऐसे में ओवरऑल प्रोजेक्शन जो है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा वो भी कम होता हुआ यहां पर दिख रहा है। और ईवाई की रिपोर्ट में कहा गया 6.5% देखने को मिलेगा करंट में भी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। ओके, नेक्स्ट बेटा, लीजेंडरी मलयालम राइटर
ज्ञानपीठ अवॉर्डी, हमारे लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्ञानपीठ अवॉर्डी एमटी वासुदेवन नायर साहब का निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में, 91 ईयर ओल्ड थे साहब। अब इनके नाम काफी कुछ है कि करके तसल्ली से समझ लेते हैं। एमटी वासुदेवन नायर साहब ज्ञानपीठ अवॉर्डी, नोटेड राइटर। ओके, इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 4 टाइम्स, 4 दफा, जो कि मोस्ट है बाय एनीवन इन स्क्रीन प्ले कैटेगरी। स्क्रीन प्ले कैटेगरी में किसी के द्वारा जीता गया अगर ये अवार्ड देखे तो सबसे ज्यादा बार इन्हीं के द्वारा जीता गया है, मोस्ट बाय एनीवन 4 टाइम्स उन्होंने बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। ओके, इनको हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड दिया गया था इंडिया का, ज्ञानपीठ अवार्ड 1995 में इनको इससे सम्मानित किया गया था, मलयालम लिटरेचर में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए। 2005 में इनको देश का जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म भूषण अवार्ड, उससे नवाजा गया था। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना, ये ऑब्ituary हल्की वाली ऑब्ituaries में से नहीं है, ये एग्जामिनर की पहली पसंद बनेगी मेरे भाई। नेक्स्ट 2022 में इनको केरल ज्योति अवार्ड भी दिया गया था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरल गवर्नमेंट का। ओके, केरल गवर्नमेंट ने इनको जेसी डैनियल अवार्ड से भी सम्मानित किया था मलयालम सिनेमा में इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? अब ना देखो, एक चीजें याद करने के ना 2 ही तरीके हैं। एक तो ये कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और दूसरा तरीका ये कि जब भी पढ़ो तब फोकस होकर पढ़ो। एक लाइन पढ़ रहे हो, दूसरी लाइन पे भटक गया मन, तीसरी लाइन पढ़ रहे हो, चौथी लाइन पे मन भटक गया, ये होता है। या फिर मेंटली हम प्रेजेंट नहीं होते, सेशन पूरा खत्म हो जाता है, 2-4-5 न्यूज तो पता ही नहीं चलती कब आके कब चली गई, फिर सेशन बैक करना पड़ता है। तो कोशिश करो मेरे दोस्त, फोकस होकर काम करो। जब फोकस होकर काम करोगे ना तब मजा आएगा, तब ना बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार तसल्ली से फोकस होकर पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? आ रही भेजे में घुस रही है ना अपने भाई की बात, मान लिया करो यार। ठीक है, थोड़ा मान लिया करो। अब एक मेरे दोस्त वोल्केनो है, ये इरप्ट हुआ है और इसका नाम है किलाउआ। किलाउआ, किलाउआ, किलाउआ। ठीक है, तो किलाउआ वोल्केनो इरप्ट इन हवाई आइलैंड। ओके, तो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इरप्टेड, और 300 फीट हाई, बहुत बड़ी बात है। देखो ना ये फोटो देखो इसका, ये वोल्केनो है मेरे भाई, ये इरप्ट हुआ है। क्या नाम है इसका मेरे भाई? किलाउआ वोल्केनो। ओके, किलाउआ, किलाउआ, किलाउआ। ओके, अब तो याद हो गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना था, इंडोनेशिया का एक पूछा गया था आरआरबी में इसी साल। समझ रहे हो ना, वोल्केनो पूछा जाता है। और कितने इरप्ट होते हैं? गिने चुने होते हैं। तो कोशिश किया करो कहीं नोट्स वोट्स बनाते टाइम लिख लिया करो मेरे भाई, जो गिने चुने जिनसे आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, किलाउआ वोल्केनो इन हवाई आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द बिग आइलैंड, याद रख सकते हैं इसका नाम। ये न्यूज बड़ी गजब की है मेरे भाई। बाल्ड ईगल ऑफिशियली यूएस का नेशनल वर्ड घोषित किया गया है आफ्टर 240 ईयर्स, 240 साल बाद यूएस नेशनल वर्ड, इसका नाम है बाल्ड ईगल। ओके, बाल्ड ईगल, ये इसकी मोहर देख सकते हो, जो यूएस की मोहर है उस पर भी आपको ये दिख जाएगा, ये दिख रही है? अब दिख रही होगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ये जो बाल्ड ईगल है जो कि ग्रेट सील ऑफ यूएस इस पर अपीयर्ड है, विच इज यूज्ड इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसका इस्तेमाल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किया जा रहा है 1782 से, जब डिजाइन फाइनलाइज हुई थी। ओके, और अब यहां पर ये जो बाल्ड ईगल है जो कि सिंबल ऑफ पावर है, स्ट्रेंथ ऑफ यूएस है। ओके, अब इसको यहां पर ऑफिशियली देश का नेशनल वर्ड घोषित किया गया है। ओके, डन। अब नेशनल वर्ड, अब जाके मेरे भाई नेशनल वर्ड घोषित इन्होंने इसे किया है। ठीक है, तो न्यूज बढ़िया भाई। इसमें यहां पर ये सील जैसा ईगल है, ऑलिव ब्रांच है, एरोज है, शील्ड है यहां पर। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। ओके, चलो, रशियन कार्गो शिप है, ये डूब गया। अब आपको सर ये शिप डूब गया, इसका बताने का मतलब क्या है भाई? बड़ी शिप थी इसलिए जरूरी है ये। ठीक है, मेडिटेरियन सी में आफ्टर एक्सप्लोजन एक शिप है यूएसए की, ये डूब गई है, इसका नाम है उर्सा मेजर। कौन सा मेजर मेरे भाई? उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। ओके, तो लार्जेस्ट कार्गो शिप, समझ रहे हो, सामान ले जाने वाली होती है कार्गो शिप। ओके, लार्जेस्ट कार्गो शिप इन रशियन मिलिट्री लॉजिस्टिक फ्लीट उर्सा
मेजर सैंक इन, डूब गई मेडिटेरियन सी में आफ्टर एक्सप्लोजन। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच पड़ताल चलती रहेगी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, यहां पर उर्सा मेजर इसका नाम है। रशिया का एक लार्जेस्ट कार्गो शिप है जो कि मेडिटेरियन सी में, कहां पर, मेडिटेरियन सी में डूब गया है। ओके, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जीए बाय आशीष गौतम, 1,18,000 से ज्यादा बच्चे उसमें मिलेंगे, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बेटा। HFCL ने एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ओपन की है होसूर में। ठीक है, किस चीज के लिए, जो थर्मल वेपन साइट है उनको बनाने के लिए, थर्मल वेपन जो होते हैं उनकी साइट बनाने के लिए यहां पर ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो HFCL लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसने न्यू डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु के होसूर में सेटअप किया। आने के चांसेस बहुत हैं इसके एग्जाम में। ओके, ये थर्मल वेपन साइट, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, ओके, हाई कैपेसिटी रेडियो और सिस्टम, सर्वेलेंस रडार वगैरह यहां पर बनेंगे। अब इतना घुसने की जरूरत नहीं है, आप पहली वाली लाइन यहां पर पढ़ लो और उसमें भी ये याद रख लो कि थर्मल वेपन साइट बनाने के लिए यहां पर तमिलनाडु के होसूर में एक फैक्ट्री लगाई है HFCL लिमिटेड ने। सिंपल शब्दों में कारखाना लगाया कि फैक्ट्री लगाई है। ओके, डन बेटा। नेक्स्ट, देश ने आज वीर बाल दिवस मनाना है। वैसे इससे रिलेटेड एक न्यूज और है, द्रौपदी मुर्मू जी ने अवार्ड दिए हैं, मोदी जी इसको लेकर इवेंट दिल्ली में हो रहा है, वहां पर एक इवेंट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कैसे होगा, जब एक बार वो लॉन्च हो जाएगा तब ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर दो बार उसको देखना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कि हाँ जी, वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया गया है और आज हम मेरे दोस्त वीर बाल दिवस मना रहे हैं। साहिबजादों की शहादत को मेरे दोस्त याद किया जा रहा है वीर बाल दिवस के रूप में। ओके, तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को हर साल मनाया जा रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 10वें गुरु थे, ठीक है, उनके 4 बच्चे और उनके सैक्रिफाइस को शायद हम लोग ये कहानी बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कहानी नहीं, ये हकीकत मेरे दोस्त, हम लोग उनके बलिदान की जो बातें हैं बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अब धीरे धीरे यहां पर हम लोग जान रहे हैं कि और कैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो वीर बाल दिवस के रूप में भी अब उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ओके, याद किया जा रहा है मेरे भाई। तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह, इनको बोला गया था कि आप अपना धर्म बदल लें, इन्होंने कतई मेरे दोस्त इनकार कर दिया, मना कर दिया। और ऐसे में जो 2 यंग बॉय थे इन्होंने रिफ्यूज किया, तो ऐसे में उनको वजीर खान ने जिंदा चिनवा दिया था। ठीक है, तो ये था गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे जोरावर सिंह फतेह सिंह को मुगल सेना ने पकड़ लिया, उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। दोनों युवा लड़कों ने साहस पूर्वक अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप वजीर खान ने उन्हें 26 दिसंबर 1705 को आसपास जिंदा ईंटों पे चिनवा दिया था। ठीक है, और उनकी शहादत को यहां पर नमन किया जाता है और वीर बाल दिवस के रूप में। ये प्लीज 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 डेट जो इंपॉर्टेंट डेट है, उनके पीछे के रीजंस भी जानने की कोशिश किया करो। मैक्सिमम डेट ऐसी है जिनके कोई रीजन नहीं है, जिनमें थीम है, डेट है, पढ़ो, लेकिन जहां स्पेसिफिक रीजन है जानने की कोशिश किया करो। हम लोग बताते तो उसको याद रखने की कोशिश किया करो कि हाँ जी, कोई डे अगर किसी पर्पज से बनाया जा रहा है, जैसे नेशनल फार्मर डे हो गया, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे हो गया, उसके पीछे रीजन है क्यों मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए एक कोई ना कोई कहानी रही है उसके पीछे की, तो उस कहानी को जानने की कोशिश किया करो। अक्सर कहानी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है बेटा, डन, ऑल क्लियर। चलो, मेरा ओवरऑल सेशन मेरे भाई, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। सेशन छोटा है, कल जुड़ेंगे 7 बजे मेरे दोस्त, उसी जोश के साथ, उसी माहौल के साथ, जिस तरीके से पढ़ते हैं वही करेंगे। आज का सेशन हम लोगों का छोटा इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त 2.5 घंटे की लगभग मैं सुबह भी क्लास ले चुका हूं आप लोगों के लिए। कल जब जुड़ेंगे तो कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स होगा, फिर 10 बजे मेरे दोस्त अड्डा 24/7 ऐप पे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा जो बैच शुरू होने वाला वो है सारथी बैच। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कि नहीं यार मैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स करूंगा, तो प्लीज गलती मत करो, इसको गलती को मत दोहराओ। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस को साथ में लेके चलो। आप डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो, आप मंथली से रिवाइज कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पर चक्रव्यूह बैच में स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज कराऊंगा। मेंस के टाइम पे मेंस स्पेशल बैच लाऊंगा। इन 3 के अलावा चौथा बैच वो होगा एक स्टैटिक जीके का प्री रिकॉर्डेड बैच। ये सब वॉरियर प्रो का पार्ट है। सारथी बैच में मेरे भाई कल से हमारी फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास शुरू होंगी, तो आप वॉरियर प्रो ज्वाइन करना। वॉरियर प्रो के फायदे ये हैं कि अभी 2 साल तक, मतलब 24 महीने तक आपको सारथी की सारी सीरीज,
24 महीने तक के करंट अफेयर्स, हर एक चीज आपको मिलेगी। जिनके पास पुराना वॉरियर प्रो है उनकी वैलिडिटी अगर आगे तक है तो आपको भी ये सारे बैचेस मिलने जा रहे हैं। ओके, और सारथी बैच अलग से मत लीजिएगा। काफी बच्चे हैं कि सर सिर्फ सारथी ले ले, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, ये कोई बहुत हाई प्राइस नहीं है, सिर्फ 1420 में मिल रहा है, 1420 में, वैसे 1562 का है 12 महीने के लिए, अभी 24 महीने के लिए मिल रहा है। Y168 आप कोड लगा लेना। ओके, इसके अलावा अगर आपको महापैक लेना, महापैक लेते हैं तो अभी आपको ये मिल जाएगा, महापैक का भी ये पार्ट है। अब महापैक ले सकते हैं 12 महीने वाला, उसके लिए भी आप मेरा कोड Y168 लगा सकते हैं। लेकिन जिनको सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तो सिर्फ एक वॉरियर प्रो बैच लेना। मेरे जितने बैचेस आएंगे सारे के सारे बैचेस आपको इसमें मिलेंगे। ओके, A to Z बैचेस आपको मिलने जा रहे हैं। अड्डा 24/7 ऐप पे जाना, राइट साइड में स्टोर का ऑप्शन आता है, उसमें चले जाना, वॉरियर प्रो लाइव क्लासेस में जाके सेलेक्ट कर लेना। वहां ऑलरेडी कोड लगा होगा, उस कोड को हटा के कोड लगा देना मेरे भाई Y168। कॉइन सेलेक्ट कर लेना, 1420 रुपए प्राइस आएंगे, पेमेंट करके माई कंटेंट में जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। ओके, कल से शुरू होगी अल्फा में क्लासेस, 10 बजे मेहनत करेंगे बढ़िया तरीके से मेरे भाई मिलकर। ओके सर, नेक्स्ट डे क्लास नहीं शो हो रही, हो जाएगी भाई, डोंट वरी, क्लास शो हो जाएगी। अगर नहीं हो रही होगी तो अभी मेरे को आधा घंटा दीजिए, आधा पौना घंटे में, घंटे में क्लास शो हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल जी भाई, दीपक भाई टारगेट ही हमारा वो होगा, इस पे फोकस करना। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।